नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और हमारा स्वास्थ्य। आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है एनीमिया। एनीमिया एक गंभीर समस्या है। एनीमिया को योग के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर विशेष जानकारी देंगे योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा। आप सबों को हृदय से प्यार भरा नमन करता हूँ। और प्राकृतिक चिकित्सा से एनीमिया पर कैसा असर पड़ता है, इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीके झा। दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं योग के द्वारा कैसे आप एनीमिया को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर बीके मिश्रा योगाचार्य आप सबों को हृदय से प्यार भरा नमन करता हूँ। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले कई रविवार की तरह आज भी मैं आपके सामने हूँ और आज का विषय है रक्त अल्पता, एनीमिया, खून की कमी। खून की कमी जरा जैसे देखें कि प्रायः किन लोगों को ये खून की कमी होती है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो मेहनत का काम नहीं करते हैं, बैठ के काम करते हैं, खाते पीते लोग हैं, उनमें अधिक पाया गया है खून की कमी। बहुत पहले खेत में लोग काम करते थे, शरीर को खटाते थे और सिर्फ दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इसी से अपना गुजारा करते थे और उनको एनीमिया नहीं होता था। आज क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है, परसेंटेज बढ़ता जा रहा है एनीमिया की? तो मेन जो वजह है वो है कि मेहनत का काम शरीर का लेना कम कर दिया और मानसिक तनाव बढ़ता चला गया। तो ये कहानी जैसो आ गई। ये कष्ट बहुतों में पाया गया है। तो मेहनत कैसे करें? अगर कार्य ही हमारा जैसो बैठ के करने का है तो कैसे करें? तो योगासन करें। योगासन डेली 1 घंटा अगर योगासन आप करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही अगर आप कुछ भोजन डालेंगे तो ये शरीर लेगा, अन्यथा ये शरीर उसे ठीक से ले नहीं पाएगा। चाहे जो खा लें, चाहे जो पी लें, ये खाओ, वो खाओ, ऐसे रहो, ऐसे करो, आप कुछ भी करते रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी स्वस्थता, आप में फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्टिफनेस बॉडी में नहीं रहे तो वो शरीर ले लेगा। ये तो हुआ कि योगासन करके आप अपने को फ्लेक्सिबल बनाएं और सभी जो कुछ भी आप थोड़ा बहुत भी खाएं, जो भी खाते हैं आप, उससे आपको रक्त अल्पता होगी नहीं। चलिए, तो खाने पीने की बात करें तो खाने पीने में ध्यान रहे कि जब रक्त अल्पता हो गई तो भोजन लें आप हल्का, सुपाच्य और टाइम से। क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम। क्वालिटी ऐसी हो जो कि जल्दी पच जाए और क्वांटिटी थोड़ा कम करें। रक्त अल्पता में क्वांटिटी थोड़ा कम करें और टाइम पे खाएं। जब भूख लगे, टाइम है, भूख लगे तो खाना खाएं, ना भूख लगे तो खाना ना खाएं और बाहर की चीज़ें बंद कर दें। इन पदार्थों में आयरन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। आयरन की डिफिशियंसी ही रक्त अल्पता है। तो इन पदार्थों में कौन कौन से पदार्थों में? गाजर, टमाटर, बीट मतलब चुकंदर, आंवला, और फल में सबसे ज़्यादा है वो है अनार या जैसो पोमेग्रेनेट।
तो ये जो है सो आप अनारदाना, बेदाना, इन सबों को आप एक थोड़ा सा कट के और जूस बना लें और जूस आप पिएं। प्रतिदिन 1 गिलास जूस आप बना के पिएं तो धीरे धीरे करके रक्त अल्पता चली जाएगी, खून की कमी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर आपको नहीं देखना है। दूसरी चीज़ है कि कैल्शियम की कमी होने से भी रक्त अल्पता होती है, तो कैल्शियम भी लेने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि नींबू का सेवन करें। ये जो आप जूस बनाएंगे उसमें नींबू भी गाड़ दीजिए और जो आप भोजन करते हैं उसमें नींबू का, दाल में नींबू डाल करके वो लीजिए। तीसरी जो है सो कमी के कारण भी रक्त अल्पता होती है, वो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना ब्लड में। तो ऑक्सीजन के लिए बढ़ाने के लिए आप करेंगे प्राणायाम। मैं प्राणायाम बताऊंगा जिससे कि ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा और बढ़ना भी चाहिए। तो और आसन बताऊंगा जिससे कि आप अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ कर सकें, रक्त अल्पता दूर हो। उसके लिए सबसे जो कारगर आसन है वो है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार, नंबर से मैं गिनती करता हूँ, नाम भी हैं हर एक आसन के। इसमें 7 आसन और फिर रिपीट होता है यही 7 आसन, तो फिर 12 पोस्चर्स बनते हैं। 12 पोस्चर्स से ये सूर्य नमस्कार पूर्ण होता है। तो इसमें शुरुआत है प्रणामासन। प्रणामासन 1 2, सांस लेके बाजू अप, थोड़ी देर आप रुकें, जितनी सहजता से आप रुक सकें हर एक आसन के बाद। पादहस्तासन, सांस छोड़ के थोड़ी देर रुकें, सांस बाहर रखें। अश्व संचालन आसन, सांस लेके सांस भी ऊपर और ऊपर की तरफ आपका शरीर, गर्दन ऊपर, थोड़ी देर रुकें, सहजता से सांस भी ऊपर। स्लो प्रोसेस में करना है। पर्वतासन, सांस छोड़ के अष्टांग नमस्कार, नॉर्मल सांस। अष्टांग नमस्कार में शरीर के 8 अंग जमीन से सटे होते हैं। 2 पाँव, 2 घुटना, इसके बाद छाती और घुटना के सारा ऊपर, उस बीच सारा ऊपर 2 हाथ, 1 ठुड्डी। 8 अंग जमीन से सटे हैं। नॉर्मल सांस में थोड़ी देर यहाँ रुकिए। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, सांस लेके थोड़ी देर रुकिए, सहजता से जितना देर रुक सकें, ये ज़रूरी है। वापस पर्वतासन, सांस छोड़ के अश्व संचालन आसन, सांस लेके थोड़ी देर रुकिए ऊपर ही। पादहस्तासन, हस्त उत्थान आसन, प्रणाम आसन। तो ये 12 पोस्चर्स होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप। अब पहले हमने दाहिने पाँव को पीछे किया था, अब बाएं पाँव को पीछे करके करेंगे। 1 2, सांस लेके 3, सांस छोड़ के 4, सांस लेके 5, सांस छोड़ के 6, नॉर्मल सांस।
अष्टांग नमस्कार। सेवन, सांस लेके भुजंगासन। 8, पर्वतासन, सांस छोड़ के। 9, अश्वसंचालनासन, सांस लेके। 10, सांस छोड़ के। 11, सांस लेके। 12, नॉर्मल सांस, बाजू नीचे। तो ये एक राउंड हुआ सूर्य नमस्कार का। 12 पोस्चर और 2 बार रिपीट करना है। पहला करेंगे 12 पोस्चर दाहिने पाँव को पीछे रख के, और फिर दूसरी बार जो करेंगे बाएं पाँव को पीछे रख के। तो इस प्रकार सूर्य नमस्कार, इसे 10 राउंड करें। 10 राउंड आप अगर करेंगे तो विश्वास करिए कि आपकी खून की कमी दूर करने में एक सूर्य नमस्कार सबसे बड़ा आसन है, सबसे कारगर आसन है। इसमें आपके पूरे के पूरे शरीर का आसन हो जाता है और आप स्वस्थता को ग्रहण करेंगे। दूसरा जो ज़रूरी आसन है मैं वही बताऊंगा। और फिर सर्वांगासन। सर्वांगासन इस प्रकार, पीठ के बल लेट जाइए, दोनों बाजू बगल में, सर से पांव तक एक सीधी लाइन में। ये सर्वांगासन है। पाँव से लेकर के और कंधे तक ऊपर ले जाऊंगा मैं, और सपोर्ट दूंगा पीछे कमर की दोनों हाथ से, और उल्टा हो जाऊंगा मैं। कंधा और सर ये ज़मीन पे रहेगा, बाकी सारा ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार सर्वांगासन। पहले पाँव मोड़िए, पीछे सपोर्ट दीजिए कमर को, थोड़ी देर यहाँ रहिए। सर्वांगासन, नॉर्मल सांस, सहजता से सांस लेते रहें। अब कितनी देर रहें ये तो आप पे निर्भर करता है। जितनी देर रह पाएंगे लाभ उतना ही अधिक। सर्व अंग आसन कहलाता है ये, और इसका लाभ सभी अंग को मिलता है। ये ऊर्ध्वगति आसन है, जीवनदायिनी आसन है, प्यूरीफायर है, और पूरे बॉडी जीवन की तरफ एक एक अंग को रिलैक्सेशन मिलता है और जीवंत होता है। जितनी देर आप रख सकें। नॉर्मल सांस है। कई लोग तो आधा घंटा भी रह लेते हैं, और जितना अधिक रह पाएंगे आप उतना अधिक लाभ मिलेगा। अगर ज़्यादा देर ना रह पाएँ तो नीचे आ जाइए, फिर सपोर्ट हटा दे जाइए हाथ का कमर से, और धीरे धीरे करके पाँव को थोड़ा मोड़िए और ज़मीन पे आ जाइए। अगर ज़्यादा देर नहीं रह पाते हैं तो इसे कई बार करिए, 5 बार से लेके 10 बार तक। और मैंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी होने से भी खून की कमी होती है, तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए ये 2 प्राणायाम ज़रूर करें जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम की तरह ही किया जाता है, लेकिन अनुलोम विलोम में फास्ट गति होती है, द्रुत गति होती है, फोर्स लगता है सांस लेने में और छोड़ने में भी, लेकिन उससे लाभ नहीं मिलेगा। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो स्लो प्रोसेस है। उसमें चेस्ट बढ़ता है, पूरा एक्सपैंड होता है,
बहुत लंबी सांस आप ऊपर ले पाएंगे तो ऑक्सीजन अधिक से अधिक फेफड़े को मिलेगा और समय भी मिलेगा उसे ऑक्सीजन लेने का। तो आप समय देने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम इस प्रकार बना लीजिए। अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करिए और आपकी तर्जनी फिंगर्स के लिए यहाँ रखिए बाएं नाक के पास। बाएं नाक से सांस लीजिए, जितनी लंबाई हो सके उतनी लंबाई तक सांस लेते रहिए। फिर अंगूठे को हटा दीजिए, दाहिने नाक को खोल दीजिए, सांस छोड़ दीजिए। अल्टरनेट प्रोसेस में फिर सांस लीजिए, खूब गहराई ऊंचाई में सांस जाइए, लंबाई। इसे एक्सपेंड कीजिए और समय दीजिए कि फेफड़ा ऑक्सीजन जो बाहर से आई है उसे अधिक से अधिक ग्रहण कर सके, समय मिले। फिर सांस छोड़ दीजिए दूसरे नाक से। फिर सांस लीजिए, थोड़ी देर ऊपर ही रखिए सांस को ताकि फेफड़े को समय मिल सके ऑक्सीजन लेने के लिए। सांस छोड़ दीजिए। बहुत तेज़ रफ्तार नहीं करनी है, नहीं तो समय नहीं मिलता है फेफड़े को कि बाहर से आई हुई ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर सके। जैसे कि जनरली लोग अनुलोम विलोम में कर बैठते हैं, इससे समय नहीं मिला, इसे ऑक्सीजन तो अंदर गई लेकिन इसे समय नहीं मिला कि बाहर निकाल दिया। तो आप इस प्रकार करिए नाड़ी शोधन प्राणायाम जो मैंने बताया। थोड़ी देर ऊपर रखिए, छोड़ दीजिए। ओके, ये हुआ सूर्यभेदी प्राणायाम। दाहिने नॉस्ट्रिल से, दाहिने नाक से सांस लेनी है और बाएं से छोड़ देनी है, और फिर दाहिने से ही लेनी है और बाएं से छोड़ देनी है, सूर्यभेदी प्राणायाम। तो इस प्रकार फिर रखिए, दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़ दीजिए, लंबाई बढ़ाइए लेने की। फिर दाहिने से ही लीजिए, तो ये सूर्यभेदी प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए ध्यान ये रखना है कि जो नाक आपकी पहली खुली हो, बाईं नाक अगर खुली है तो बाईं नाक से शुरुआत कीजिए, अगर दाहिनी नाक खुली है पहले तो दाहिनी नाक से शुरुआत कीजिए, बाएं से छोड़िए, बाएं से लीजिए, दाहिने से छोड़िए, अंतर इतना ही है। तो ये हुआ प्राणायाम का, और इतना आप कर लेंगे तो रक्त अल्पता बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बहुत अधिक ये खाओ वो खाओ ना करके मैंने जो आपको बताया कि उसका जूस बनाइए, तो आप उसका जूस बना लें और 1 गिलास दिन में कभी भी सुबह दोपहर शाम 1 गिलास ज़रूर पीजिए। आप मुश्किल से मुश्किल 10 दिन से 15 दिन में आपकी अनीमिया दूर हो जाएगी, खून दूर हो जाएगी, खून की कमी दूर हो जाएगी और आप स्वस्थ अनुभव करेंगे। शरीर को लचीला बनाइए ताकि वो जो भी खाएं तो वो ग्रहण कर सके, ये बड़ा ज़रूरी है। और आसन जो मैंने बताया वो आप करें। धन्यवाद। आप सबों को मेरा हार्दिक नमन। अब चलिए ये भी जान लेते हैं प्राकृतिक चिकित्सा एनीमिया को ठीक करने में कैसे सहायक होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार झा, प्राकृतिक चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट एंड 0 वोल्ट थेरेपिस्ट। आइए आज के इस योग प्राकृतिक चिकित्सा और आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सबों को पता है कि आज का विषय है एनीमिया, यानी कि रक्ताल्पता, खून की कमी।
कभी कभी ऐसी अवस्था शरीर में आती है कि ब्लड कम हो जाता है, जिसके कारण हम अनेक तरह की कठिनाइयों में पड़ते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि एनीमिया कहते किसे हैं, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, और फिर इसके निवारण पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एनीमिया जब शरीर में रक्त की कमी हो जाए, रक्त की कमी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन रक्त का महत्वपूर्ण भाग है। इस हीमोग्लोबिन की मात्रा एक निश्चित रेंज के भीतर होती है, जैसे कि पुरुषों में 13 से लेके 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और महिलाओं में इसे 12 से लेकर के 15.5% या ग्राम प्रति डेसीलीटर, ये इसकी मात्रा निर्धारित की गई है। अगर इससे कम हीमोग्लोबिन हो जाए तो एनीमिया की स्थिति बनती है। दोस्तों, हमें इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि ये हीमोग्लोबिन जो है, जो ब्लड में पाया जाता है, ये बनता है लौह तत्व से, जो लौह तत्व हमें भोजन से प्राप्त होता है। हीमोग्लोबिन का बिल्डिंग ब्लॉक ये आयरन होता है। तो जब हम अपने भोजन में किसी कारणवश लौह तत्व की कमी आ जाती है तो परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है, और कम हीमोग्लोबिन बनने के कारण ही एनीमिया की स्थिति बनती है। हीमोग्लोबिन करता क्या है, ज़रा इस पर चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने में श्वास में जो हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसे हीमोग्लोबिन अपने पास ले लेता है, और ये ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर के सभी अंगों के ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ये श्वास के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल्स में पहुंचाता है, और प्रत्येक सेल्स में ये ऑक्सीजन भोजन को जलाकर उससे ऊर्जा पैदा करती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जिसे पुनः फिर गंदे रक्त के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में पहुंचता है, जहां उसकी सफाई होती है। तो साथियों, हीमोग्लोबिन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक सेल्स में ऊर्जा बना रहे, इसके लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत है। और जब ये हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो फिर यही रक्ताल्पता की स्थिति कहलाती है, यही एनीमिया होता है। आइए इसके जाने कि इसके लक्षण क्या हैं। अगर कोई एनीमिक हो जाए, कोई जिसके शरीर में रक्त की कमी हो जाए, तो उसे कौन कौन से लक्षण उनमें प्रकट होते हैं। तो पहला लक्षण है सर का चकराना, कमजोरी, थकान, और श्वास का भी कष्ट उन्हें होने लगता है। चलने में जो है श्वास फूलने लगता है, थोड़ी दूर ठीक से हम नहीं चल पाते हैं, और कभी कभी मूर्छा भी आ जाती है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। ये सब हैं एनीमिया के लक्षण। जब इन लक्षणों से हम गुजरें तो हम समझें कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो फिर हम अपना ध्यान इस ओर लाएं कि हमें क्या करना है। अब इसके कारण पर हम सोचें कि ये एनीमिया होता क्यों है। तो पहला तो जैसा कि मैंने कहा कि भोजन में लौह तत्व की अगर कमी हो जाए तो फिर हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाएगा, फिर आगे की बातें होती हैं। तो ये लौह तत्व की कमी पहला कारण है। दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि जब पाचन हमारा कमज़ोर हो जाता है, जब पाचन कमज़ोर हो जाए तो फिर भोजन में लौह तत्व हो भी तो पचता नहीं है ठीक से, फिर उसका अवशोषण भी नहीं होता, फिर कमी रह गई। तीसरा ये हो सकता है कि अगर अजीर्णता की स्थिति दीर्घकालीन हो, लंबे समय से अजीर्ण के हम शिकार रहे हों, तो उस परिस्थिति में हमारे आंतों के अवशोषण की शक्ति क्षीण हो जाती है। लौह तत्व हो भी तो उसे अवशोषित नहीं कर पाता हमारा आंत। तो इन कारणों से लौह तत्व की, मूल रूप से लौह तत्व की कमी ही, अब विभिन्न ये कारण हैं। इस जगह एक उल्लेखनीय बात है कि ये कमियां जो हैं
ये कमियां होती ही तभी हैं जब शरीर हमारा विकारग्रस्त होता है। एक स्वस्थ शरीर में ये कमी हो ही नहीं सकती। जब हमारा शरीर दूषित पदार्थों से बोझिल हो जाता है तभी ये ऐसी स्थिति बनती है और हम एनीमिक होते चले जाते हैं। तो ये थे मुख्य कारण। कुछ और इसके अलावे भी कारण हैं, जैसे कि कभी कभी नाक से, कभी जो पाइल्स के पेशेंट रहे हैं बवासीर के, तो बवासीर से, महिलाओं में गर्भाशय से या अन्य किसी घाव से, शरीर में कहीं और अन्य घाव हो तो वहाँ से अगर अत्यधिक रक्त का स्राव हो तो भी एनीमिया के शिकार हम हो जाते हैं। इसके अलावे महिलाओं में अगर दीर्घ अवधि तक स्तनपान महिलाएं कराती हों तो भी एनीमिया प्रकट होता है, तो उसके भी कारण एनीमिया होता है। इसके अलावे रक्त का निर्माण जो है हमारे अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अगर बोन मैरो की क्षमता ही कम हो जाए, क्षमता में ह्रास हो जाए रक्त निर्माण की क्षमता में, तो भी हम एनीमिक हो जाते हैं। वो एनीमिक अवस्था लगातार तब बनी रहती है। तो साथियों, ये थे कारण कि एनीमिया के क्या कारण हैं। आइए अब जानते हैं कि इसके निवारण में हम क्या कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन साइंस की दृष्टि से पहले हम भोजन की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि भोजन के ही द्वारा हमें ये लौह तत्व हमारे शरीर में पहुंचता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन बनता है। तो भोजन में हम लौह तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे। तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कि लौह तत्व की मात्रा भरपूर होती है? तो इसमें सबसे अधिक पत्तियों वाली सब्जियां या पत्ते, सीधे सीधे हम कहें तो पत्ते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। इन पत्तियों में लौह तत्व भरपूर होता है। तो ऐसे कौन कौन से पत्तियां हैं जिन्हें हम लें? तो ये पालक की पत्तियां हैं, मूली की पत्तियां हैं, धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती, पान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन पत्तियों का अगर हम अपने भोजन में सेवन शुरू कर दें या इन पत्तियों को मिलाकर एक इसका जूस तैयार कर लें, जैसे ग्रीन जूस हम कहें, नित्य अगर एनीमिक पेशेंट को 250 ml ये ग्रीन जूस अगर तैयार करके दिया जाए तो बड़ी तेज़ी से उसमें सुधार होता है। तो ग्रीन जूस के रूप में इन पत्तियों का सेवन करेंगे। इसके अलावे हम रेड जूस में हमें क्या क्या दे सकते हैं? रेड जूस में हमें टमाटर है, बीट रूट है, अनार है, इनका रस भी हम दें, या ग्रीन रेड दोनों जूस मिला के भी हम पी सकते हैं। दोनों अलग अलग भी पी सकते हैं, दोनों मिला के भी पी सकते हैं। तो इस प्रकार ये हम जूस का सेवन निश्चित रूप से हम एनीमिक पेशेंट के लिए करेंगे। इसके अलावे अब हमें सुधारना है पाचन को। पाचन के सुधार के लिए हमें सबसे पहले भोजन में एक आध और चीज़ हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए किशमिश ले लीजिए, मुनक्का ले लीजिए और खजूर ले लीजिए। इसको पानी में भिगोइए 12 घंटा और इसके बाद इसके पानी को भी पी लीजिए और इसे भी खा लीजिए। इसमें भी लौह तत्व भरपूर होता है। गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं अपने भोजन में। तो ये भोजन की प्रमुखता ये हुई। और फल और सब्जी, मोटे तौर पर फल और सब्जियों का प्रयोग हमारे भोजन में अधिक हो जाएगा। 60-70% फल सब्जी हम इस्तेमाल करेंगे और ये जूस लेंगे तो बहुत आसानी से हम एनीमिया से बाहर आ सकते हैं। अब आइए कुछ चिकित्सा की बात करें। ये तो था न्यूट्रिशन साइंस की दृष्टि से कि क्या हमें भोजन लेने हैं। अब चिकित्सा के तौर पर, तो चिकित्सा में हमें सबसे पहले अपने पाचन को दुरुस्त करना है। तो पाचन दुरुस्त करने के पहले हमें कोष्ठ की सफाई, शरीर की शुद्धता, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी करना है। तो शरीर में, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि हमारे शरीर में जो
विकारग्रस्त अवस्था होती है, यानी कि जो कुछ मल इकट्ठा होता है तो उसे शरीर से बाहर कर देना होगा, तभी शरीर की शुद्धि होगी, तभी हमारा पाचन भी सुधरेगा और एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया है, अवशोषण की, वह भी क्रिया दुरुस्त होगी। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए, पेट को शुद्ध करने के लिए, हम कोष्ठ सफाई के लिए फल और सब्जी का प्रयोग अगर अधिक रूप से करते हैं तो ये खुद व खुद साफ होता है। लेकिन चिकित्सा के तौर पर बीच बीच में हम एनिमा का प्रयोग करते हैं। एनिमा के द्वारा, एनिमा मैंने पहले भी चर्चा किया है कि हमारे बड़ी आंत में बाहर से हम जल पहुंचाते हैं और वो जल भीतर जा कर के जमे हुए मल को ढीला करता है और फिर वो पेट से बाहर होता है। ये हमारी कोष्ठ शुद्धि का महत्वपूर्ण उपाय है। नो साइड इफ़ेक्ट, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और बहुत आसान है। लेकिन पहले तो लोगों को डर लगता है कि ये क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, इसकी जानकारी थोड़ी हमें ज़रूर लेनी होगी कि एनिमा से किस प्रकार अपने हम कोष्ठ की सफाई करेंगे। एनिमा का प्रयोग करेंगे, एनिमा के प्रयोग द्वारा हमारे कोष्ठ सफाई हो जाएगी। तो अब पाचन सुधार के लिए, पाचन को मजबूत करने के लिए भोजन के पश्चात पेट पर थोड़ा गर्म सेक लगाएंगे। हॉट वाटर बैग का गर्म पानी उसमें भर देंगे और उससे थोड़ा पेट में सेकाई करेंगे ताकि पाचन की क्रिया तेज हो जाए। तो पाचन की क्रिया फिर ठीक हो जाएगी तो फिर अवशोषण भी ठीक ठाक होगा। तो ये हुआ एक कि पेट की सेकाई करना है भोजन के थोड़ी देर के पश्चात। इसके अलावे हम शरीर की मालिश भी करते हैं। मालिश, ताकि मालिश करते समय मालिश जो है ये रक्त निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। लेकिन मालिश में एक सावधानी होती है कि अति शक्ति से मालिश नहीं करना है, हल्के हाथों से मालिश संपूर्ण शरीर की करना है। शरीर को गर्म करने के लिए हमको सन बाथ लेना है। सन बाथ लेकर के शरीर को गर्म कर लें और फिर शरीर को गर्म करके अगर कोल्ड फ्रिक्शन उस समय हम करते हैं, कोल्ड फ्रिक्शन यानी कि भींगे तौलिए को ठंडे जल में भिंगा लें, उसे हाथों में लपेटकर पूरे शरीर पर उसे रगड़ें, पूरे शरीर पे, शरीर को गर्म करने के बाद। तो ये प्रक्रिया जो है ये रक्त निर्माण में बड़ी तेज़ी से काम करता है। ये आधे घंटे तक शरीर को हम कोल्ड फ्रिक्शन देंगे, गर्म शरीर में कोल्ड फ्रिक्शन हम देंगे, तो फिर इससे भी रक्ताल्पता में काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये थे कुछ चिकित्सा के तौर पर। आपने जैसे एनिमा लिया, फिर कोल्ड फ्रिक्शन लिया और उसके बाद पेट की सेकाई लिया, बस इतना ही छोटी छोटी चिकित्सा हैं, इतना हम कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से इस रोग से हम मुक्त हो जाते हैं। आइए दोस्तों, उम्मीद है कि आज का सेशन आपको लगा होगा, सही लगा होगा। चलिए अब अगले सेशन के लिए हम इंतजार में रहेंगे कि अगले सप्ताह फिर किसी नए विषय के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए आप योग आरोग्य केंद्र राजहाता में संपर्क कर सकते हैं, जहां डॉक्टर BK मिश्रा जी आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप राजहाता स्थित BK झा से जान सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।